that is hydrogen bonding in organic compounds. वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको पता है क्या होती है, इट इज द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे आप सिंपली अगर कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई HF, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, HF, ठीक है। सो ये वाला जो बॉन्ड है जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो मॉलिक्यूल होता है दैट एग्जिस्ट्स एज एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, राइट? बिकॉज when we are talking of any sample, we are talking of any compound, तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक कंपाउंड या सैंपल एक मॉलिक्यूल से हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देयर आर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट। अब वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे HF का हमने सैंपल लिया तो HF में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स जब भी बनेंगे तो जो उनका मोलर मास होगा वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के हमेशा ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दोज जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। एग्जाम्पल्स इनऑर्गेनिक में हम लोग ले सकते हैं, जैसे HF, अगर हम सारे हाइड्रोजन एसिड्स करें, HF हो गया, HCl हो गया, HI हो गया, HBr हो गया, तो HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? नाउ HCl व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ, HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता बिकॉज क्लोरीन का जो साइज है वो काफी बड़ा होता है। तो दो क्राइटेरिया या दो आप कह सकते हो पॉइंट्स हमको याद रखने पड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कि नंबर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसका साइज कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ वाटर, तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू H2S, या हम H2SC, H2TE जो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं उनमें वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाई एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी तरह से अमोनिया अगर हमने NH3 और उससे नेक्स्ट मेंबर है फॉस्फीन PH3, तो NH3 का जो आप कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी मोर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अब इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से इंक्लूड करते हैं? हमें ये पता है, हमने ऑलरेडी करा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें दो तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वन इज पोलर एंड द अदर वन इज नॉन पोलर। तो जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। सिर्फ जो पोलर कंपाउंड्स होंगे उसमें वी कैन सी सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट क्वेश्चन एक जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि शुगर, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ शुगर, तो शुगर इज अ लार्ज मास कार्बोहाइड्रेट, ओके? तो उसमें कैसे, हाउ डज शुगर डिसॉल्व इन वाटर? सॉल्युबिलिटी अगर हम करते हैं किसी भी चीज की तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो कैसे शुगर डिसॉल्व हो रहा है वाटर के अंदर? शुगर में बहुत सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं। शुगर का स्ट्रक्चर आपने देखा है ना, अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बहुत सारे, इट्स अ 6 मेंबर्ड कंपाउंड, ठीक है। सो अगर हम शुगर का स्ट्रक्चर देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखते हैं ग्लूकोज का, ये स्ट्रक्चर है, ओके? दिस इज जस्ट अ ओपन स्ट्रक्चर व्हिच आई एम टेलिंग यू टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ दिस इज अ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मींस इट हैज मेनी OH ग्रुप्स। ड्यू टू सच लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, इनकी जो वाइबिलिटी होती है to get into hydrogen bonding वो increase हो जाती है। That is how certain carbohydrates which have many OH groups
they have a tendency to form hydrogen bonds, therefore they are soluble. So carbohydrates में sugars are soluble. Starch जो होता है, जैसे आप राइस जब बॉईल करते हो उसमें से जो स्टार्च निकलता है, अगर उसको डाइल्यूट करना चाहोगे वाटर के अंदर तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, सो इट इज सॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी विल डिपेंड अपॉन कि कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक कोई भी कंपाउंड वाटर के साथ बना सकता है। जितनी एक्सटेंसिव बॉन्डिंग वो करेगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गया? इट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन, आई एम गोइंग टू गिव यू नोट्स, डोंट कॉपी। इट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स of small atomic radius. This is what I told you, ठीक है, such as chlorine, oxygen and nitrogen through a hydrogen bond, that is known as hydrogen bonding. An electrostatic attractive force. So hydrogen bonding क्या है? That is an electrostatic attractive force. क्यों electrostatic? Because इसके ऊपर negative charge आ रहा है और इसके ऊपर positive charge आ रहा है, तो it is purely an electrostatic attraction, ठीक है। Electrostatic attractive force between covalently bonded hydrogen atom of one molecule and electronegative atom of the next molecule. Okay. Now, what are the conditions essential? मैंने already आपको बताया कि first condition जो कि essential होनी चाहिए कि hydrogen atom should be present, and that hydrogen atom should be linked to a highly electronegative atom. जो electronegative second कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए। तो दैट इज द रीजन जो कि हम देखते हैं कि क्लोरीन चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वी आर गोइंग टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेट्स सी द फर्स्ट टाइप, दैट इज नोन एज इंटर molecular. Inter means between two different molecules, जैसे हमने यहाँ HF में किया, right? So intermolecular hydrogen bond जो है that is between two different molecules. There are many examples in organic chemistry as well. जैसे हम कर रहे हैं पैरानाइट्रोफिनोल। So पैरानाइट्रोफिनोल का जो स्ट्रक्चर है that is going to be this is paranitrophenol, right? अब जो इसका ऑक्सीजन है वो नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम हमेशा डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे जो पैरानाइट्रोफिनोल हुआ ये भी एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है तो बट ऑब्वियस कि इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अनदर एग्जांपल व्हिच वी कैन टेक इज दैट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा CH3C डबल बॉन्ड O OH। एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर। So this is also, it exists as an associated molecule. Okay, so इसका boiling point भी ज़्यादा होना चाहिए. So intermolecular hydrogen bonding जो है that is going to be present between two different molecules. इसके consequences क्या होंगे? Number one, it increases the boiling point, and number two, it increases the solubility. Increases the solubility, ठीक है। Second type is intramolecular hydrogen bonding। जो intramolecular hydrogen bonding होती है that is present in the same molecule, okay। जैसे for example हम ले रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हमारा क्या हो गया? which N
O, double bond O. So you can see that the hydrogen bonding is in the same molecule, right? अब यहाँ पे consequences intramolecular के क्या होंगे? It decreases the boiling point and also it decreases solubility. क्यों decrease करेगी solubility ये? Because इसके पास कोई भी हाइड्रोजन बचा नहीं to make bonds with water. तो अगर वाटर के साथ वो बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो इट इज बट ऑब्वियस कि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंक्रीज करती है बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम कंपैरिजन करें between a few of, तो let's see क्या comparison हमारा हो सकता है। Number one, I have told you all these. Water has higher boiling point than H2S. ठीक है, तो comparative study आ गई। Number two, HF has higher boiling point than HCl. Number three, ammonia has higher boiling point then phosphine. Number four, water has higher boiling point than alcohols. And number five, aldehydes and ketones have lesser boiling point than alcohols. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितनी ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज गोइंग टू बी मोर, राइट? सो नाउ वी हैव स्टार्टेड। अब सॉल्युबिलिटी भी उसी के बेसिस पे, जितनी ज्यादा एक्सटेंसिव सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो मोस्टली तीन तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस जो हैं दे आर प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज इसमें एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है which means different charges जो हमने कल किया था। तो dipole dipole interaction is only going to be present in polar molecules. So HCl में there is going to be dipole dipole interaction. The second type of bonding which can be present, which we just discussed, is the hydrogen bonding, and the third type of bonding which can be present is van der Waals forces of attraction. कहने को ये तीनों जो है, ये तीनों के तीनों वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। दे आर इवन वीकर देन अ कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो वीक है ही, पर कोवलेंट बॉन्ड से भी, राइट? अब इनमें तीनों के तीनों इलेक्ट्रोस्टैटिक है। डाइपोल डाइपोल भी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया बिकॉज डिफरेंट चार्जेस के बीच में है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है और वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो भी बॉइलिंग पॉइंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज इन मास के साथ इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते रहेंगे किसी भी एक कंपाउंड में, तो उसका मास बढ़ गया, और मास जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। Specifically when we are talking of say haloalkanes, तो haloalkanes में अगर हमारे पास CH3Cl है, हमारे पास CH3CH2Cl है, so boiling point of CH3CH2Cl that is going to be greater. As and when the number of carbon atoms will keep on increasing, the boiling points will also keep on increasing. But van der Waals forces of attraction branching के साथ कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है, और जब सरफेस एरिया कम होगा तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं
ब्यूटेन, राइट। इसकी हमने ब्रांचिंग कर दी, CH3. So boiling point of a straight chain is going to be greater than a branched chain. जब इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम देखते हैं तो इट इज सेड कि जो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग है दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस और सबसे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन और उसके बाद वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो अगर हमारे पास तीन कोई कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं जिसमें एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है और एक में वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसके पास डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस है और थर्ड बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसके पास वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो यू अंडरस्टूड दीस पॉइंट्स। The next very important topic जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रेजेंट रहता है that is resonance, very important, okay। So our next topic which we are going to start today that is, ऐसा देखा जाता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते by one single structure, okay। So उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देने पड़ते हैं और उन सारे स्ट्रक्चर्स का मिला जुला जो इफेक्ट होता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है और इस फिनोमेनन को हम क्या बुलाते हैं, रेजोनेंस। और जो डिफरेंट हम स्ट्रक्चर्स देते हैं दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड्स और इट इज नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि हम रेजोनेंस के लिए शो करते हैं दैट इज अ बेंजीन रिंग, राइट। सो बेंजीन रिंग में हमें पता है कि इट हैज ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, तो जो इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्या, या सिंगल बॉन्ड की होनी चाहिए या डबल बॉन्ड की होनी चाहिए। बट इट इज सीन कि मतलब जैसे अगर आप यहां से यहां देख रहे हो तो इस और इस कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, इसके और इसके बीच में सिंगल की होनी चाहिए। बट इट इज सीन कि सारे के सारे जो बॉन्ड लेंथ्स हैं इनसाइड द बेंजीन रिंग दे आर इक्वल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.39 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब जब ऐसा देखा गया कि भाई सारे बॉन्ड लेंथ्स इक्वल हैं तो इट वाज सेड कि मे बी जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसके अंदर रोटेट कर रहा है such that we get another structure of benzene in which complete shifting of the pi electron cloud that takes place. So because ये pi electron cloud shift करता रहता है तो in this case देखो यहाँ पे single bond आ गया, यहाँ पे double bond आ गया, तो because of this it has what, it is going to have a same bond length in all the CC bonds. There are 6 CC bonds over here, तो सब में same bond length होता है। This could only be explained on the basis of a phenomenon which was known as resonance. So इस पे लिख लो आप, resonance is the phenomenon in which two or more than two structures can be written for a compound, ठीक है। In resonance hybrid or canonical structures there is only delocalization of electrons without shifting of any atom. So only the pi electron cloud is shifting over here, right? Atom में
कुछ भी शिफ्टिंग नहीं होती है। द नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ resonating structures and mostly takes place in conjugated systems. Conjugated systems कौन से हुए? जिसके पास डबल बॉन्डेड सिस्टम प्रेजेंट रहता है। जहां पे सिंगल बॉन्डेड सिस्टम्स प्रेजेंट रहेंगे वहां पे रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है। तो जहां पे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस और उसकी वजह से कंजुगेशन में दूसरा वाला जो एटम है वो आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये और ये जो कार्बन है ये इन कंजुगेशन है, बट जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो कंजुगेशन शिफ्ट हो गई फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, all resonance structures do not contribute equally to the hybrid. Do not contribute equally to the hybrid. Structures with more covalent bonds. Structures with more covalent bonds are more stable, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ये वाला कंपाउंड, राइट, दिस इज ब्यूटा 1,3-diene। अब अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाएगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो गया और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां शिफ्ट हो गए। सो वहां पर जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी विद अ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस, ठीक है। एंड थर्ड जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है दैट इज CH2 नेगेटिव, ओके। अब इसमें जिसके पास सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, whereas in this 1 2 3 4 covalent bonds are present। उसी तरह से 1 2 3 4 covalent bonds are present। तो इन सब में the most stable is going to be this, okay। जितना stable होगा कोई भी एक स्ट्रक्चर उतना ही उसका contribution towards the resonating structure ज्यादा हो जाता है। क्लियर? ऐसा ही क्वेश्चन आपको आता है कि give the order of stability of the following compounds, ओके। सो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे आता है तो उसपे आपने क्या करना है कि जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर इंपॉर्टेंट, resonating structures are more important in conjugated systems than in isolated systems, तो इफेक्ट क्या हो सकते हैं? हमने रेजोनेंस पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि रेजोनेंस क्या होता है। व्हाट कैन बी द इफेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस? नंबर 1, इट कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी। यही हमने बोला कि रेजोनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतना ही ज्यादा एक कंपाउंड स्टेबल होता है, ठीक है। नंबर 2, इन रेजोनेंस हाइब्रिड द बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर than in canonical forms,
बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर। जैसे हमने बेंजीन में किया था, तो सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स इन बेंजीन। ठीक है। देन नंबर 3, because of greater stability of the resonance hybrid, the reactivity of the compounds having resonance decreases. We are aware of the fact कि जो stability होती है that is inversely proportional to reactivity. तो अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज कर रही है तो ऑटोमेटिकली उसकी स्टेबिलिटी जो है दैट इज गोइंग टू रिएक्टिविटी दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है। जितने ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होंगे उतनी ही रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। अब एक चीज जो तुमको आती है यहाँ पे दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी। ये एक क्वेश्चन है जो कि आ जाता है आपको पीएमटी में। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है। अब हमने दो तरह के वो किए, वी हैव डन वन कैनोनिकल फॉर्म्स एंड वी हैव डन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। जो डिफरेंस होता है इन कैलकुलेटेड एनर्जी एंड इन ऑब्जर्व्ड एनर्जी उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? लिख लो, रेजोनेंस हाइब्रिड has much lower energy. Resonance hybrid has much lower energy than the energy calculated for any canonical forms. Energy calculated for any canonical forms. So therefore, mathematically, resonance energy that will be equal to experimental heat of formation. Experimental heat of formation क्या होगी? This is going to be the observed according to the equation, right? Or minus theoretical heat of formation. ठीक है। This is going to be calculated. So basically हम क्या बोल रहे हैं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है? That is observed energy minus calculated energy. That is going to be resonance energy. Okay? अब जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है उतना ही स्टेबल कंपाउंड होगा, because resonance energy is the energy given out. It is going to evolve. रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव में आनी चाहिए। तो अगर एनर्जी किसी भी सिस्टम से इवॉल्व होती है तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। Have you got it? तो अगर आपको सपोज कोई क्वेश्चन आ जाता है, रेजोनेंस एनर्जीज आपको दी हुई है और आपको बोला है कि क्या रेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, तो आपने याद रखना है जिसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम स्टेबल होगा। रेजोनेंस एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम स्टेबल होगा? नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। मोर द रेजोनेंस एनर्जी मोर इज गोइंग टू बी द स्टेबिलिटी। या इफ दे हैव गिवन यू टू कंपाउंड्स जिसमें उन्होंने दोनों की रेजोनेंस एनर्जीज कैलकुलेट करने के लिए बोला है और फिर उसके बाद बोला है कि विच इज मोर स्टेबलर, तो तब भी जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी रेजोनेंस एनर्जी की वही ज्यादा स्टेबल है। राइट। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर जिसके ऊपर मतलब इन सारे प्रोसेसेस के ऊपर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है। ओके।